हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल मैथ एशिया। जैसा कि दोस्तों मैं हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग का चैनल जो है सो यूट्यूब में सर्च करने से पीछे आ रहा था, इसलिए इसका नाम हम लोग चेंज कर दिए। ऐसा नाम चेंज किया जो कि अब हमें लगता है कि जैसे आप सर्च करोगे हम लोग का यूट्यूब चैनल पहले आ जाएगा, ठीक है ना। मैथ एशिया से है और ये यूनिक नाम था, इसलिए इसको मैंने रखा सोच समझ के। बाकी आप लोग देखिएगा जैसा हो, हमें लगता है कि ठीक ही है। चलिए देखते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, वो है 10th क्लास के एक बहुत अच्छा चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस जानने से पहले इसके बेसिक थ्योरी जो होता है, बेसिक बातें होती है, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। क्या होता है द्विघात समीकरण और इसके कितने टाइप के, कितने वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आपको कोई तरह का डाउट ना हो। आप जब भी वीडियो देखें एकदम लगातार देखें, ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस्टेक ना हो, दिक्कतें ना आए इसमें। और जो भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर द्विघात समीकरण, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बड़ा मजेदार भी है, आप लोग को अच्छा लगेगा। नाम क्या है? द्विघात समीकरण। और इंग्लिश में इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे किसको कहते हैं द्विघात समीकरण, है ना। तो द्विघात समीकरण किसको कहते हैं इसके बारे में बताऊंगा मैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है कि एक ऐसा समीकरण, है ना, एक ऐसा समीकरण जो इस प्रकार का हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एकदम ये चीज याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप वाले समीकरण को ही क्या कहते हैं हम लोग? द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें कुछ बातें हैं जो हम लोग को जानना पड़ेगा कि एक्स के जो एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है वो क्या होगा कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है इसका, ठीक है। यानी इसका नामांकन करते हैं। ए को कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या कहते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक। रेड पेन से लिखने से अच्छा ब्लैक पेन से लिखा जाए। बी को कहते हैं हम लोग एक्स का गुणांक, ठीक है। और सी को कहते हैं अचर पद। ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, है ना। इसको अच्छे से समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है ना। यहाँ पे ए बी सी का नाम पता चल गया। ए को कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी को कहते हैं एक्स का गुणांक, सी को कहते हैं अचर पद, ठीक है। ये अगर इस प्रकार के कोई भी समीकरण दिख जाए तो उसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। और ये बात याद रखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात आती है सर, मान लीजिए कि 0 हो भी गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या इस पे आसमान टूट पड़ेंगे? तो देखो, अगर मान लो जिस दिन हम ए को 0 ले लिए, है ना, ए को 0 ले लिए तो माने कि हमें बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, है ना। और ये चीज क्या द्विघात समीकरण है? तो नहीं है। ये क्या है? रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण। तो पता चल गया होगा कि क्यों हम ए का मान 0 नहीं ले सकते, है ना। इसी वजह से कि अगर हम ए का मान 0 ले लिए तो ये चीज बन जाएगा, ये 0 पूरा हो जाएगा, तो बचेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके वजह से ये समीकरण बदल जाएगा रैखिक समीकरण में। बात समझ में आए? तो बात करें सर, क्या बी और सी को 0 रख सकते हैं?
हाँ, तो अगर हम b को 0 रखेंगे तो ये क्या होगा कि ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अभी भी क्या है, द्विघात समीकरण। कैसे, अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये अभी भी क्या है, द्विघात समीकरण है। किसी के माइंड में आ रहा होगा सर इसको भी तो वैसे लिख सकते थे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इक्वल टू 0। तो अब ये क्या है, क्या ये द्विघात है? तो नहीं। तो हर एक चीज का एक कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है। जैसे रैखिक समीकरण का लिमिटेशन क्या होगा कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के रूप में वाला जो भी समीकरण होगा वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या कंडीशन था कि a का मान 0 नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू a और b ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से याद रखना कि a का मान 0 नहीं होगा, b और c का मान 0 हो सकता है। तो ax स्क्वायर प्लस सी a क्या चीज कहलाएगा, ये कहलाएगा द्विघात समीकरण। कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मान लो कि को कह दे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो अगर हम इस समीकरण को इस फॉर्म में लिख पाएंगे, इस रूप में लिख पाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या ये उस फॉर्म में है? तो हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। ये की जगह क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक ये कहलाता है 2, x का गुणांक कौन है, b, तो ये हो गया 5 और c कितना हो गया 6, तो a b c मिल गया, है ना। तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अगर कहा जाए x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब a का मान 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, और b का मान 5 हो जाएगा और c का मान 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। और कुछ क्वेश्चन से लेते हैं, है ना, समझने की कोशिश करना कि √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या तो हम इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं किस रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में? तो बिल्कुल बेशक लिख सकते हैं। a का मान √2 हो जाएगा, b का मान 5 हो जाएगा और c का मान 9 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है ना। तो ये हुई हम लोग किसकी बात करें, द्विघात समीकरण की। तो यहाँ पे कुल मिला के हम लोग का निचोड़ क्या निकला, निचोड़ ये निकला कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होगा, ये याद रखना है कि अगर व्यापक रूप किसको कहेंगे, तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का कोई भी समीकरण दिख गया तो वो कहलाएगा द्विघात समीकरण। तो ये व्यापक रूप हो गया, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। किसके, वही द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी को कहते हैं व्यापक रूप। इसका मुखड़ा, इसका चेहरा ऐसा दिखेगा तब हम कहेंगे उसको द्विघात समीकरण, ऐसा नहीं दिखा तो द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। इसका कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। अब देखो कि इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चंस आएगा, पहचान पाते हो कि नहीं, जो समीकरण दिया होगा उलझा करके उसको सुलझा के दिखाना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन यही बनता है और एनसीईआरटी की किताब में भी यही जिक्र किया है। बोला है कि पहले पहचानो कि क्या ये दिया गया जो समीकरण है और द्विघात समीकरण है कि नहीं, है ना। तो उसको पहचानने के क्या तरीके हैं, तो पहचानने के तरीके यही है कि अगर कोई भी समीकरण को हम सॉल्व करके, है ना, उसको अच्छे से इधर उधर जो भी हम लोग को उलझा रहेगा उसको सुलझा करके अगर ला देते हैं, ऐसा दिखा पाते हैं, इस रूप में हमको मिल जाए, तब वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। और अगर ऐसा हम नहीं दिखा पाए, ऐसा हम प्रूव नहीं कर पाए, ऐसा हम नहीं ला पाए, तो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं और इसको पूरी तरीके से क्लियर करते हैं, तो लगे रहें हमारे साथ। चलिए, तो चलो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे
इसमें बोला कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं, मतलब पता लगाना है, जांच करना है, चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण के लिए बोले क्या थे कि अगर हम कोई भी समीकरण को इस रूप में लिख दिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिख दिए, तब क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है। अगर ऐसा नहीं लिख पाए तब द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, जांच करने बोला, हम लोग डॉक्टर बन जाएंगे। अभी फिलहाल इसको क्या करना है, ऑपरेशन करना है। अभी ठीक ठाक से ऑपरेशन करके फिर ज्वाइंट करके देखेंगे कि इस रूप में आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं ला पाया तब द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना। चलो बात करते हैं इसका पहला क्वेश्चन का आंसर करना है हमें, है ना, कि इसको दिखाना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, चेक करना है। चेक करने के लिए इस फॉर्म में लाना पड़ेगा हम लोग को। चलो भाई इसको बारे में बताओ। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस क्या है 3 है। अब इसे बताना है कि द्विघात है कि नहीं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 2 4x हो जाएगा, प्लस का 4 होगा, सबको पता है कि नहीं। 2x माइनस 3, किसी को कोई आशंका, कोई शंका, कोई दिक्कत बताओ, नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई, अब सबको इधर ले आते हैं तो जो एक ही समान है उसको जोड़ेंगे, या तो घटाने रहेंगे तो घटा देंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 आ रही कितना होगा 5। अब ये सबको इधर लाएंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा। इसको सबको पता है, बच्चा चच्चा बूढ़े बच्चे जितने हैं सबको पता है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, देखो जो समान जाती है एक साथ रहेंगे, है ना, एक्स वाले एक साथ रहेंगे तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 15 इक्वल टू 0। क्या देख रहे हैं, क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, तो बिल्कुल है। a की जगह क्या है, a की जगह 1 है, b की जगह कितना है माइनस 6 है, c की जगह कितना है 15 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे हाँ है ना। दूसरा नंबर चेक करने बोला, दूसरा चेक करो जी। इसमें बोला कि x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। बहुत आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 2 क्लास के बच्चा को भी सिखा दोगे तो भी कर लेगा, तुम लोग तो 10 हो। अब देखो x इंटू एक्स प्लस 1, कौन नहीं जानता इसको गुना करना, अरे सर इसको लिखिए, ज्यादा दिमाग मत खाइए। ठीक है, 8 ये a माइनस बी ए प्लस बी सबको पता है क्या होता है जी, नहीं जानता है लिख लेना यहाँ। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जल्दी से बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या देख रहे हैं, अरे हमारी आंखें क्या देख रही है कि बराबर के दोनों साइड ये है एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे काट देंगे। तो x प्लस 8, ये 4 को इधर लाएंगे तो प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 12 इक्वल टू 0। अरे तो गड़बड़ हो गया, एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं, तो क्या होगा, द्विघात नहीं होगा, है ना। तो बड़ा आसान है चेक करने के लिए, और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब भाई और क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये हमारे पास है, ये वाला x इंटू 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ ये क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। पकड़ के ले आओ इधर, आ जाओ भाई तुम लोग। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अरे क्या देख रहे हैं, ये ऐसा ही तो है, इसी का तो भाई है, हाँ है। a का मान 1, b का मान 3, c का मान माइनस 1, क्या है होगा द्विघात। इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। चलो भाई इसकी बात करो, a प्लस बी का होल क्यूब किसको किसको पता है, ये पता होगा ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से इसको ब्रेक करो बारी बारी से, इसको कह दो a, इसको कह दो b, तो क्या होगा बताओ जी, x का क्यूब रख दो x क्यूब, 3a स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर करेंगे, इसको 0 करके रख दो, तो इसको स्क्वायर कर दो, इसको 2 कर दो, ठीक है ना, प्लस 3ab स्क्वायर, तो इसको वही रख दो और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 प्लस b क्यूब मतलब 8। ये फार्मूला गिरा दे तो थोड़ा रहने ही देते हैं, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अरे देखो जरा अच्छे से,
एक्स क्यू में से एक्स क्यू कैंसिल हो गया। 3 2 जा क्या होता है 6x स्क्वायर और 4 तिया 12x प्लस 8 इजिकल टू -4 है ना। तो 6x स्क्वायर प्लस 12x 8 में से इधर आएगा 4 तो 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। हमारी आंखें ये तुरंत झलक के दिखेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। ये भी था क्या, हाँ ये भी था, ये नहीं था ना, पहला भी क्वाड्रेटिक था। तो कितना आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन करना, ये तो एकदम कोई भी बच्चा कर लेगा। अब हम लोग आते हैं मुद्दे की बात, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें बनाने के लिए वैसे भी नहीं था, लेकिन था, हम लोग को पढ़ना तो पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चंस। अब जो बात करेंगे इस पूरे चैप्टर का, जिसमें हम लोग काम करने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूल, है ना। मूल बोलो रूट बोलो, उसी को दोनों के मतलब ही सेम मीनिंग है ना। तो यहाँ लिखेंगे हल, द्विघात समीकरण के हल, इसी को अब ये इम्पोर्टेंट है ना। यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का हल निकालना है। हल कहने का मतलब क्या हुआ, हल कहने का मतलब कि हमें x की वैसे वैसे मान पता करना है जो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट कर देगा, है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम कहें कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यह एक समीकरण है ना। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का हल किसको कहते हैं। हल मतलब क्या, सोल्यूशन। हल मतलब क्या, सोल्यूशन। और मैथ का काम क्या होता है, मैथ में प्रॉब्लम होता है और उसी को करना रहता है हम लोग को सॉल्व, सोल्यूशन ही फाइंड करते हैं, है ना, समस्या का निदान। तो इस समीकरण का हल क्या चीज होता है, इसको समझते हैं। हल x का वह मान, हल का मतलब क्या हुआ कि x का वह मान जो इस समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, तो उसी को क्या कहते हैं, हल, ठीक है। अब हम बारी बारी से हम अपने मन से कोई भी एक x का वैल्यू ले लें। x का वैल्यू मान लो 0 ले लेते हैं। x का वैल्यू क्या ले लिए, 0। अब इस समीकरण में पुट करके देखते हैं। तो 0 पुट करके देखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, है ना, इक्वल टू 0। क्या दोनों बराबर आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 6 बराबर 0, ये होता है क्या, नहीं, गलत बात। यानी x बराबर 0 इस समीकरण का क्या होगा, हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पता चल गया ना, क्योंकि ये x का मान 0 रखने से ये 0 नहीं आ रहा है, तब ये x बराबर 0 इसका हल नहीं है। एक काम करते हैं, एक बार 1 लेके देखते हैं। 1 लेके देखो तो 1 का स्क्वायर होगा, x का जगह 1 रखना है। जहां जहां x दिख रहा है वहां शुद्ध x का मान 1 रखना है। 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, दोनों तरफ 0 आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं देखते हैं। 1 माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0, दोनों साइड 0 आना चाहिए। 6 1 7, 7 में से 5 गया, 2 इक्वल टू 0, ये तो होता नहीं है, तो ये भी हल नहीं होगा, हल नहीं है ना। अब मानते हैं x बराबर 2 रख दो जी। तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 4 10, 10 में से 10 गया तो 0 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2 इसका क्या होगा, हल होगा, है ना। समझ में आया कि नहीं, क्यों हल होगा, क्योंकि x के जगह 2 रखने से ये भी दोनों साइड को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, यानी 0 आ गया। x का मान 2 रखने से 0 मिल गया, तो x बराबर 2 क्या होगा, एक हल होगा। तो सर क्या इसी तरह से हम हल निकालने के लिए x का मान अपने मन से बैठाते रहेंगे दिन भर, क्या, बिल्कुल नहीं करना है। इसको निकालने के तरीके होते हैं। मैं तो बस समझा रहा था कि हल क्या होता है और हल क्या कौन कौन से x हल होंगे और कौन कौन से x हल नहीं होंगे। तो वैसे वैसे x को हल कहेंगे जो समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब कि x के जगह जो मान रख रहे हैं रख दो, 0 आ जाना चाहिए। अगर आ गया 0 तो हल है, 0 नहीं आया तो हल नहीं है। बात समझ में आया बच्चों। आप देखो, तो क्या हम इस टाइप से बार बार पुट करते करते तो भाई टाइम बड़ा लगेगा ना। ऐसे कभी कभी नहीं मिला तो दिन भर लग जाएगा, दिन भर क्या साल भर भी लग सकता है।
तब तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, सर कितना बैठा बैठा रहेंगे। तो इसके लिए मतलब कम समय लगे, ज़्यादा टाइम हम लोग को ना लगे, इसके लिए क्या है, इसके बनाने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। तो पहला तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, टोटल 3 तरीके हैं और तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग जानेंगे कि हल क्या होता है, हल के बारे में कैसे निकालने के तरीके तो अभी सीखना है हम लोग को। बात समझ में आया। अब देखो, अब जो बात याद रखनी है वो क्या है कि द्विघात समीकरण के 2 हल होंगे। कितने हल होंगे, 2 हल। जैसे हम लोग द्विघात क्या बोलते थे, बहुपद में 2 हल निकालते थे ना, बस वैसा ही है, कोई अलग नहीं है ये, ठीक है ना। तो इसके 2 हल होंगे, इसको कहेंगे अल्फा, इसको कहेंगे बीटा। तो 2 हल होगा। द्विघात समीकरण के कितने हल, 2 से ज्यादा को खोजेगा नहीं मिलेगा, थक जाओगे फिर भी नहीं मिलेगा। तो कितना हल होगा, तो केवल 2 हल होगा। द्विघात समीकरण के कितने हल, 2। तीसरा कोई खोजने की कोशिश भी मत करना, ठीक है, नहीं मिलेगा। अच्छा, अब बात आती है कि सर 2 हल हो गया, तो दोनों को निकालने के तरीके क्या है। तो इसके 3 तरीके हैं बच्चों। पहला है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि से। पहला क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। दूसरा है, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जान लो, क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और एक तो होता है ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और तीसरा फॉर्मूला, है ना, किसके, तो द्विघात समीकरण फॉर्मूला के द्वारा, सूत्र के द्वारा, द्विघात समीकरण सूत्र के द्वारा। और ये जो द्विघात समीकरण सूत्र जो मैथमेटिशियन ने प्रतिपादित किया था उसका नाम था श्रीधराचार्य। क्या नाम था, श्रीधराचार्य। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। बड़ा अच्छा नाम, श्रीधराचार्य सूत्र। इसको कहते हैं बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था, तो श्रीधराचार्य। किसके द्वारा, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, ठीक है। अच्छा, अब जो तुम्हारे एग्जाम में पढ़ने हैं तो इसमें से एक ठो कट गया है, पढ़ने 2 ठो है, लेकिन हम तीनों पढ़ा देंगे, डरने की कोई बात नहीं है। जाना रहोगे तो काम आएगा आप ही को, आगे चल के काम आए, लेकिन काम तो आना है। तो पहला जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे, फिर द्विघात समीकरण और अंतिम में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि वो सिलेबस से बाहर का चीज़ है फिलहाल, तो लेकिन फिर भी हम इन लोग को पहले दोनों जान लेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो विधि पढ़ेंगे किसको, हल प्राप्त करने पे, मूल प्राप्त करने को, तो उसका जो विधि है वो है गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, मूल प्राप्त करना। ये जो अल्फा बीटा है ना, इसको कहते हैं रूट। क्या कहते हैं, रूट, या तो फिर हिंदी वालों को के लिए है मूल। मूल कहते हैं, मूल निकालना, मूल, है ना, क्या कहते हैं, मूल। रूट बोलो चाहे मूल बोलो, चाहे शून्यक भी बोल सकते हो, लेकिन शून्यक हमेशा नहीं कहेंगे इस केस में, ठीक है। अब जो पहला विधि हम लोग को पढ़ना है वो है गुणनखंड विधि, है ना। तो समझते हैं गुणनखंड विधि। ऐसे तो हम लोग बहुपद के चैप्टर में सब काम किए हुए हैं, फिर भी जान लेते हैं। गुणनखंड विधि में वही काम करना है जी। इसका जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, ये इसको पकड़ो और दोनों को गुना कर दो, 3 × 2 कितना हो गया, 6। अब 6 को इस प्रकार लिखिए, है ना, कि दोनों को गुना करने से 6 मिल जाए और जोड़ या घटा करने से -5 मिल जाए। तो एक काम करते हैं सर, इसको एक को ले लेते हैं -2, एक को ले लेते हैं -3। तो -2 -3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा सर, और दोनों को जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो भाई
तो इसी को यूज कर देते हैं, क्योंकि ये बहुपद में हम लोग किए हुए हैं तो ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगा किसी को भी, है ना। आप +3 = 0 शून्य के निकालने वक्त यही काम किए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है 2x - 3, यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो -1 कॉमन लेते हैं, हाँ -1 कॉमन लेते हैं, तो 2x - 3 = 0। तो 2x - 3 = 0, तो ये सॉरी यहाँ पे x - 1 बचेगा, क्योंकि 2x - 3 कॉमन ले लिए, तो x - 1 = 0। तो यहाँ से मिलेगा 2x - 3 = 0 या x - 1 = 0। यहाँ से x का मान आएगा 3/2 और x का मान आएगा 1, तो ये 2 मोल मिला, x = 3/2 या 1, है ना। ये दोनों क्या होगा हम लोग का मूल होगा, किसका, इस समीकरण का। तो बड़ा आसान है ना। ये इस कौन विधि हुआ, तो गुणनखंड विधि द्वारा। इसी तरह से इसको बनाना है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, ये दोनों को गुना करो, तो 6 × -2 करेंगे तो -12 आएगा। -12 को इस टाइप से तोड़ो कि जुड़ने घटाने से -1 आ जाते। एक काम करते हैं सर, एक बड़ा वाला को -4 ले लेते हैं, छोटा वाला को 3 ले लेते हैं, तो दोनों को गुना करेंगे तो -12 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो -x आ जाएगा। ये हो जाएगा 6x² - 4x प्लस का 3x माइनस का 2 = 0। ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x तो दोनों में है और 2 भी दिख रहा है कॉम्बिनेशन में, तो 2x कॉमन आ गया, है ना। 2x कॉमन, इधर बचा 3x - 2, यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो +1 कॉमन, 3x - 2 = 0। 3x - 2 3x - 2 दोनों से कॉमन आ गया। अब बचा 2x + 1 = 0। अब देखो 3x - 2 = 0 या फिर 2x + 1 = 0, x = 2/3, और यहाँ से x बराबर ये उधर चला गया -1/2, तो 2 को वैल्यू मिल गया, क्या क्या 2/3 और -1/2, यही इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। देखो आज हम लोग गुणनखंड विधि से कुछ क्वेश्चन दिए, अब एनसीईआरटी में जाइए उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट की जरूर करना, है ना। अब देखो कल का जो वीडियो में हम लोग आएंगे, कल जब हम लोग वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का, है ना। फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम कहने का मतलब जो शब्दों में लिखा रहता है, फिर उसको कन्वर्ट करो किसमें, द्विघात समीकरण में, फिर सॉल्व करो, बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे डिफरेंट टाइप के, है कि नहीं। तो एक दिन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पहले इतना काम कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो इससे आगे की बात करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। चैनल में नए हैं तो क्या करेंगे आप लोग, आपको पता ही होगा, मैं बार बार बोलने वाला नहीं हूँ, आपके बेनिफिट के लिए आप कीजिए और मस्त से जम के तैयारी कीजिए। 12 या 14 मार्च से आप लोग का एग्जाम शुरू है, मैं आप लोग के एग्जाम तक हूँ, लगातार बना रहूँगा, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकूँ। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।